हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं ग्रेड 8 का साइंस ब्रिज प्रोग्राम। इसके अंदर हम कवर करेंगे वीक 3। इसमें मैंने आपके लिए सारी के सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए हैं और उसे हिंदी में एक्सप्लेन भी किया है। तो आपने देखा होगा कि वीक 3 के अंदर 2 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरा आपका टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हम पहले आज करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसमें हम सबसे पहले आपको बताती हूँ मैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, इनका मतलब क्या है। रिन्यूएबल का मतलब जिसे हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, ये नेचुरली प्रेजेंट होते हैं हमारे पास और ये ख़त्म नहीं होते कभी भी। जैसे सोलर एनर्जी हो गई आपकी, सन, वाटर हो गया, है ना, अर्थ की हीट हो गई, विंड हो गया। तो ये चीज़ें कभी ख़त्म होने वाली नहीं हैं, तो इन्हें हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल कौन सी होती हैं? जो आप एक बार इस्तेमाल करते हैं उसके बाद वो ख़त्म हो जाती हैं, आपको वो दोबारा नहीं मिलती। जैसे फ्यूल्स हो गए आपके, कोल, जैसे ऑयल हो गया। तो ये सब कहाँ आते हैं? नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज में। अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज़ नोन टू एग्जिस्ट। द लाइफ डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स। दीज इंक्लूड ambient surrounding temperature, air, water, food, etc. अर्थ ही केवल ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। और ये चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं? लाइफ हमारी, कितना टेम्परेचर है, एयर है, पानी है, खाना है। द रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द अर्थ एंड द एनर्जी फ्रॉम द सन आर नेसेसरी टू मीट द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। तो सन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है धरती पे हमारा होने के लिए। The resources that are available to us in abundance are natural resources. Resources जो हमारे पास बहुत मात्रा में अवेलेबल हैं उसे हम कहते हैं natural resources, जो हमें अपनी नेचर से मिलता है। फॉर एग्जाम्पल सनलाइट, फ्रूट्स, वेजिटेबल, एयर, वाटर, लैंड, रिवर, कोल, पेट्रोलियम एट्सेट्रा। ये सब चीज़ें हमें नेचर से मिल जाती हैं। Humans have also created resources यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने क्या किया है, इन रिसोर्सेज जो नेचुरली प्रेजेंट थे हमारे पास, उनसे हमने नई चीज़ें बनाई हैं, नए रिसोर्सेज बनाए हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, फर्नीचर, बिल्डिंग्स, ये सब। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो कि हमें नेचर से मिलते हैं और बहुत सारे होते हैं हमारे पास, जैसे सन, एयर, वाटर, रिवर, फूड फ्रॉम प्लांट्स। तो ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और नेचुरल रिसोर्सेज को हमने 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, डिप्लीटेबल एंड नॉन डिप्लीटेबल। डिप्लीटेबल मतलब जो कि ख़त्म हो सकते हैं, ठीक, धीरे धीरे वैनिश हो जाएंगे। और नॉन डिप्लीटेबल मतलब जो कि ख़त्म नहीं होंगे। नेचुरल रिसोर्सेज आर द थिंग्स दैट वी नीड फ्रॉम द नेचुरल वर्ल्ड फॉर आर एग्जिस्टेंस। हमारी एग्जिस्टेंस के लिए, मतलब हमारे सर्वाइवल के लिए धरती पर ये रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। द लाइट फ्रॉम द सन, एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, वाटर फ्रॉम द रिवर्स, फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये सब चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं। ये सब एग्जाम्पल हैं नेचुरल रिसोर्सेज के, जो हमें नेचर से मिल रहे हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर wise usage for mankind has been acknowledged by all ancient civilizations, including in Bharat. In this section, we largely discuss the resources that are naturally available to us, जो हमें नेचर से मिल रहे हैं अपने आप, हम नहीं उसमें कुछ कर रहे। These may largely be classified as depletable and non-depletable. Coal, minerals, petroleum and natural gas are the natural resources that are stored in depths of our planet Earth. ये नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं हमारी धरती के अंदर छिपे हुए हैं। कोल भी हमें धरती से मिलता है, मिनरल्स भी धरती से मिलते हैं, पेट्रोलियम भी आपको मालूम है हमें कहाँ से मिलता है, अर्थ से। Such resources have limited quantities and thus every time we use them they are depleted. ये सब जो रिसोर्सेज हैं ये कम मात्रा में है हमारे पास, और जब जब हम इन्हें यूज़ करते रहते हैं तो ये ख़त्म होते रहते हैं, धीरे धीरे कम हो जाते हैं। Therefore, such resources are depletable resources. इसलिए इनको क्या कहते हैं हम? डिप्लीटेबल, जो कि धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। On the other hand, resources like light coming from the sun, wind, tidal energy are also naturally available to us.
These resources are not stored. We get light from the sun, winds due to air current, tides due to relative motion of the moon, etc. Such resources replenish themselves and are therefore non-depletable. However, these are often conventionally said to be renewable. The energy available through such non-depletable resources can be used for mankind. अब इसमें हमें एक्सप्लेन किया उन्होंने डिप्लीटेबल एंड नॉन डिप्लीटेबल. डिप्लीटेबल तो आपको पता लग गया जो कि ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे. वहीं नॉन डिप्लीटेबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो कभी ख़त्म नहीं होते, वो हमें कंटिन्यूसली मिलते हैं. अब जैसे सन है, वो तो रोज़ आएगा, तो सन एनर्जी हमें मिलती रहेगी, विंड मिलती रहेगी, हमें एयर मिलती रहेगी एटमॉस्फेयर से. तो ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होंगी. Now you have to classify the following resources as non-depletable means renewable and depletable मतलब non-renewable resources. आपको इन्हें क्लासीफाई करना है. अभी आपको समझ में तो आ गया होगा दोनों का डिफरेंस. तो सबसे पहले कोल. अब कोल को आपने एक बार यूज़ कर लिया तो वो ख़त्म हो जाता है ना, आप उसको दोबारा से बना नहीं सकते. तो ये हो गया नॉन रिन्यूएबल. सोलर एनर्जी ये हमें हमेशा मिलती रहेगी, तो ये नॉन डिप्लीटेबल है, मीन्स रेन्यूएबल. विंड एनर्जी ये भी हमेशा हम मिलती रहेगी हमेशा, ये भी नॉन डिप्लीटेबल हुआ. ऑयल हम यूज़ करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए वो क्या है? नॉन रिन्यूएबल. वाटर इज़ नॉन डिप्लीटेबल. एयर कैसा है? एयर इज़ ऑल्सो नॉन डिप्लीटेबल, हमें हमेशा मिलती जाएगी एयर. यूरेनियम इज़ डिप्लीटेबल, ये हमें लिमिटेड क्वांटिटीज़ में ही मिलता है. बायोमास भी क्या है? नॉन डिप्लीटेबल. नेचुरल गैस क्या है? डिप्लीटेबल. ये नॉन रिन्यूएबल है, ये ख़त्म हो जाएंगी. ओके, तो बायोमास क्या होता है? द टोटल क्वांटिटी ऑफ एनिमल्स या प्लांट्स इन अ पर्टिकुलर रीजन, उसको हम बायोमास कहते हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स कितने हैं उस एरिया में. अब हम करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी, द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, हमें उसे कैसे यूज़ करना चाहिए. तो हमें उसे अच्छे से यूज़ करना चाहिए जिससे कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो भी उसका इस्तेमाल कर सके. ऐसा नहीं हम उसे वेस्ट कर रहे हैं, हमें उसे वेस्ट नहीं करना. अब फर्स्ट आता है हमारे पास सॉइल कंजर्वेशन. मतलब हम सॉइल को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे उसकी रक्षा कर सकते हैं. फैलोइंग एंड क्रॉप रोटेशन आर द की इंडियन एग्रीकल्चर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस. ओके, तो एक फैलोइंग होता है और एक क्रॉप रोटेशन होता है. अब फैलोइंग में क्या करते हैं हम किसी भी एक सीज़न में क्रॉप को नहीं उगाते, लैंड को ऐसे ही छोड़ देते हैं. मान लो हमने आज वीट क्रॉप उगाई और उसके बाद हमने लैंड को ऐसे ही छोड़ दिया बिना किसी क्रॉप के, ताकि जो उसकी सॉइल है वो दोबारा से फर्टाइल हो सके, दोबारा से उपजाऊ हो सके, उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स यूज़ हो गए हैं वो दोबारा से आ जाए. ठीक, इसे कहते हैं फैलोइंग. और क्रॉप रोटेशन क्या है? ये भी एक मेथड है सॉइल कंजर्वेशन का, मतलब सॉइल की रक्षा करने का. तो क्रॉप रोटेशन में क्या करते हैं हम लोग? एक क्रॉप उगाएंगे एक सीज़न में, उसके बाद हम दूसरी क्रॉप उगाएंगे. तो ये पर्टिकुलर क्रॉप्स के साथ होता है. जैसे मानो हमने पहली क्रॉप उगाई बीन्स की, लेग्यूम्स की, तो ये क्रॉप्स क्या करती हैं? ये सॉइल को नाइट्रोजन के अंदर रिच बनाती हैं, मतलब सॉइल के अंदर नाइट्रोजन डालती हैं. ठीक है, ये समझ लो. तो वो सॉइल नाइट्रोजन रिच हो गई. नेक्स्ट हम जो क्रॉप उगाएंगे वो उगाएंगे कॉर्न की. तो कॉर्न क्या करता है? वो उसको बहुत सारी नाइट्रोजन लगती है कॉर्न को उगने के लिए. उसको ऐसी सॉइल चाहिए जिसमें बहुत सारी नाइट्रोजन हो. तो अब हमने क्या किया? पहले हमने क्रॉप लगाई लेग्यूम, जैसे बीन्स, आपके राजमा हो गए, छोले हो गए, लोबिया हो गया, ये सब उगाया. इससे सॉइल के अंदर नाइट्रोजन आ गया. और उसके बाद हमने उगाया कॉर्न को, जिसको नाइट्रोजन चाहिए. तो इस तरह से हमारी सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन हो गई, सॉइल अपने आप ही उपजाऊ हो गई और अपने आप ही उसमें अच्छे अच्छे क्रॉप्स उगने लगे. ठीक है, तो अब मैं आपको इसको एक बार पढ़कर सुना देती हूँ. फैलोइंग इन्वॉल्व्स लीविंग द फील्ड अनकल्टिवेटेड फॉर फ्यू मंथ्स. क्रॉप रोटेशन इन्वॉल्व्स cultivating variety of crops in the same location. Additionally, organic fertilizers like compost and cow dung were employed in ancient agriculture practices. These reduce the need for chemical inputs and maintain the soil health. तो soil health को maintain करने के लिए
काउ डंग और कॉम्पोस्ट डाला जाता है। काउ डंग क्या होता है? जो गाय का गोबर होता है। और कॉम्पोस्ट क्या होता है? जैसे आपके घर का खाना बच जाता है, उसकी लीव्स बच जाते हैं, जैसे आपने कुछ सब्जी छीली उसके छिलके और कुछ डेड प्लांट्स और ये सब चीज़ें ऑर्गेनिक मैटर मिलकर उसको कुछ दिन के लिए एक टब में छोड़ देते हैं। फिर उससे थोड़े दिन के बाद डिकम्पोज होके फर्टिलाइज़र बन जाता है। जब आप उस फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट्स में डालते हैं, सॉइल में डालते हैं, तो उसकी फर्टिलिटी बहुत इंक्रीज़ हो जाती है और वहाँ पे प्लांट्स बहुत अच्छे से उगते हैं। तो दीज ऑल आर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स। ऑर्गेनिक का तो आप समझ गए, जो हमें प्लांट्स, एनिमल्स, इन सब से मिलता है। अब नेक्स्ट थिंग, इनकी वजह से हमें केमिकल फर्टिलाइज़र्स नहीं डालने पड़ते जो मार्केट्स में मिलते हैं। सो इससे सॉइल की हेल्थ बहुत अच्छी मेंटेन रहती है। मॉडर्न मेथड्स एज एम्प्लॉयड इन इंडियन एग्रीकल्चर aim to increase productivity, efficiency and ensure sustainability by improving the soil fertility. Using genetically modified crops, drip irrigation, sprinkler system, pest management and organic farming. In addition, tractors, combine harvesters, seed drills and plows are being used. तो मैं इन सबको एक्सप्लेन करूँगी क्या क्या चीज़ें होती हैं ये। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होती हैं? वो क्रॉप्स जिनके जीन्स ही चेंज कर दिए हैं लैब के अंदर ताकि वो बेटर हो सकें, पेस्ट उनके ऊपर ना लग पाएँ, पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाएं और जल्दी से ग्रो करें। ड्रिप इरिगेशन क्या होता है? ये एक मेथड है जिससे हम प्लांट्स को वाटर करते हैं। बाय लेटिंग वाटर ड्रिप स्लोली टू द रूट्स थ्रू स्मॉल ट्यूब्स। तो छोटी छोटी ट्यूब्स लगा देते हैं और उससे पानी खुद से बूंद बूंद करके रूट्स में जाता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा पानी भी एक साथ नहीं जाता और किसी इंसान की भी ज़रूरत नहीं होती। स्प्रिंकलर सिस्टम, ये क्या होता है? मशीन्स दैट स्प्रे वाटर लाइक रेन टू वाटर द क्रॉप्स इवनली। तो पूरे खेत के अंदर क्या करते हैं? वो स्प्रिंकल्स लगा देते हैं, जैसे बारिश आती है ना वैसे उसके अंदर से पानी गिरता है, जिससे कि पूरी क्रॉप्स को अच्छे से पानी मिल जाए। पेस्ट मैनेजमेंट मेथड यूज टू कंट्रोल इंसेक्ट एंड एनिमल्स जो कि क्रॉप्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? क्रॉप्स को इस तरीके से ग्रो करना जिसके अंदर कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया, ना ही कोई पेस्टिसाइड यूज़ किया है और सिर्फ नेचुरल चीज़ें यूज़ की, जैसे कॉम्पोस्ट या फिर काउ डंग। ट्रैक्टर्स, ये एक तो व्हीकल्स मालूम है आपको, विच आर यूज ऑन फार्म्स टू पुल द हैवी टूल्स और मशीन्स। अब कंबाइन हार्वेस्टर्स क्या होता है? मशीन्स डेट हार्वेस्ट क्रॉप्स बाय कटिंग, थ्रेशिंग एंड क्लीनिंग देम ऑल एट वंस। तो ये सब मशीन्स होती हैं, उनसे सब कटिंग भी हो जाती है और सब कुछ अलग हो जाता है, सारी फसल क्लीन हो जाती है, उसमें इंसान की ज़रूरत फिर ज़्यादा नहीं पड़ती, उसकी मेहनत कम हो जाती है। सीड ड्रिल्स क्या होती हैं? वो मशीन जो प्लांट्स को, जब हम सीड को सो करते हैं ना सॉइल के अंदर, तो वो उनको इक्वल डेप्थ्स के में लगाती है जाके, तो इसमें हमें दिमाग लगाना नहीं पड़ता। फिर प्लॉज क्या होता है? टूल्स और मशीन्स यूज टू टर्न ओवर द सॉइल बिफोर प्लांटिंग द क्रॉप्स। आपको तो पता ही होगा, प्लांट करने से पहले, सीड डालने से पहले जो आपकी वो होती है सॉइल, उसको आपको प्लो करना पड़ता है, ऊपर नीचे करना पड़ता है ताकि उसके अंदर एयर आ जाए। तो ये सारे वर्ड्स के मैंने आपको मतलब बता दिए हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नाउ वी विल डू वाटर कंजर्वेशन। वाटर को कैसे हम बचा सकते हैं। सो इंडियाज ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कंजर्विंग वाटर सर्व एज सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ लोकल कस्टम्स वर यूज्ड टू मैनेज नेचुरल रिसोर्सेज। पुराने लोग क्या टेक्निक्स अपनाते थे वाटर को बचाने की। सो गैदरिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर इज़ नोन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मतलब जब रेन होती है तो उसका पानी तो सारा वेस्ट हो रहा है ना, कुछ समुंदर में गिर रहा है, कुछ कहीं जा रहा है, तो उस पानी को स्टोर करके बाद में उसको यूज़ करना, उसको बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। एंड इट इज़ क्रूशियल वाटर मैनेजमेंट टेक्निक, और ये बहुत अच्छी टेक्निक होती है। द की टेक्निक ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंक्लूड्स, अब ये जो मैं आपको नाम बता रही हूँ ये सब रेन वाटर हार्वेस्ट करने की टेक्निक्स हैं कि किस तरीके से किया जाता था। तो पहले के लोग स्टेप वेल्स बनाते थे, कुंड्स बनाते थे, बावड़ी, टंका एंड जोहार्ड सिस्टम। सो जो स्टेप वेल्स क्या होते थे, इनको बाउलीज भी बोलते थे। ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते थे, मतलब जैसे समझ लो आप वेल जैसा कुछ बना दिया और उसके अंदर वो स्टोर करके रखते थे, जैसे रेन हुई और उसके अंदर पानी इकट्ठा हो गया, ठीक है। और स्पेशली ये कहाँ किया जाता था? जहाँ बहुत ड्राई रीजन्स होते हैं। फिर जो कुंड्स होते हैं,
कुंड से स्मॉल सर्कुलर टैंक्स, छोटे छोटे वो सर्कल में टैंक बना देते थे और उसके अंदर पानी इकट्ठा हो जाता था। ये कहाँ पे कॉमन होते थे? एरिड रीजन। एरिड रीजन क्या होते हैं? जहाँ रेनफॉल बहुत कम होती है। एंड दे आर यूज टू स्टोर रेन वाटर। टंका, इट इज़ एन ओल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर अवेलेबल इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। अब टंका क्या होते हैं? अलग अलग शेप्स और अलग अलग साइज़ का बना देते हैं, जैसे सीमेंट का बना दिया या स्टोन्स का बना दिया, और फिर उसके अंदर रेन वाटर हार्वेस्ट हो जाता है। इन मैनी इंडियन स्टेट्स जोहार्ड्स, ऑल्सो कॉल्ड पोखर्स या पर्कोलेशन पॉन्ड्स, दे आर ट्रेडिशनल कम्युनिटी ओन्ड वेटलैंड एरियाज। तो जोहार्ड्स वगैरह क्या होते हैं? ये एक तरह से पर्कोलेशन पॉन्ड्स होते हैं, ठीक। फिर दे स्टोर रेनफॉल वाटर एंड आर प्राइमरीली यूटिलाइज्ड फॉर एफिशिएंट वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। Now many of these methods show how to manage water resources efficiently and sustainably to guarantee that there is water available during dry seasons। तो इन सब से हमारा क्या मतलब है? क्यों करना है रेन वाटर हार्वेस्ट? कि अगर ड्राई कंडीशंस हो गई, पानी है ही नहीं, तो आप इनमें से पानी लेकर यूज़ कर सकते हैं। जहाँ बहुत कम रेनफॉल होती है, बहुत गर्मी पड़ती है, वहाँ पे हर वक्त पानी अवेलेबल नहीं रहता। Water bodies have long been seen as essential to the environment, and numerous methods have been employed to protect them. People, for example, offer prayers and ceremonies to the rivers like Ganga in appreciation of its significance for both material and spiritual well-being। तो ये हम गंगा रिवर की भी पूजा करते हैं। इन सब की, ये सब स्पिरिचुअलिटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और साथ में वाटर, हमें वाटर बॉडीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना हमारा इन्वायरमेंट नहीं चलने वाला। अब इस फिगर में आप देखिए, क्लाउड्स ऊपर आपको दिख रहे हैं, रेन आ रही है, ठीक। अब रेन से ये वाटर, इन दो छोटे छोटे आपको ये पॉन्ड्स टाइप दिख रहे हैं, इन्होंने बनाए हुए हैं, इसके अंदर ये पानी जा रहा है। देखो छत से एक पाइप लगाया इन्होंने, वहाँ से पानी जा रहा है, इसके अंदर इकट्ठा हो रहा है। तो इसमें घर पे ही लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर लिया करते थे। और इधर आपको एक टैंक भी नज़र आ रहा है, वहाँ भी पाइप लगे हुए हैं, उधर से भी पानी आकर जो भी स्लोप से गिर रहा है वो वहाँ पे जाके इकट्ठा हो रहा है टैंक के अंदर। तो ये मेथड है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। यहाँ पे आप देख सकते हैं बावड़ी, है ना, ये मेनली राजस्थान में है, जोधपुर इन राजस्थान। तो इस तरह से वो लोग बावड़ी बनाते थे, छोटा सा पॉन्ड टाइप बना देते थे, उसके अंदर पानी इकट्ठा हो जाता था। अगर गर्मी पड़ रही है, कुछ भी हो रहा है, तो आप उसके अंदर से पानी लेकर अपना काम चला सकते हैं। नाउ वर्ल्ड वाटर डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 22 मार्च एवरी ईयर। ये किसी को नहीं मालूम, अब से याद रखना, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे होता है। नेक्स्ट हम आए अपनी एक्टिविटी पे। ये आपको दिख रहा है अ सोलर ओवन विच विद अ बॉक्स एंड एल्यूमिनियम फॉयल। तो सोलर ओवन होता क्या है? इट इज़ अ कुकर, जिसके अंदर आप खाना बना सकते हो सन की एनर्जी से, आपको गैस जलाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बोल रहे हैं टिपिकल सोलर ओवन कैन बी प्रिपेयर्ड इन द हाउस। आप अपने घर में इसको बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? एल्यूमिनियम फॉयल, जो कि रिफ्लेक्टर्स का काम करेंगे, एक कार्डबोर्ड बॉक्स जो कि आपका कुकिंग चैम्बर बनेगा, एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक फॉयल जिसके अंदर से सनलाइट अंदर आएगी लेकिन हीट बाहर नहीं जा पाएगी, एंड अ ब्लैक पेपर शीट फॉर इंश्योरिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ द हीट। ब्लैक आपको पता है हीट एब्जॉर्ब करता है, वाइट कलर क्या करता है? रिफ्लेक्ट। तो अब हम देखेंगे कि इस अवन को बनाना कैसे है। सबसे पहले आप टू मेक द विंडो फॉर द सोलर अवन टू रिसीव सनलाइट, आप एक फ्लैप को कट कर लेंगे और सिर्फ साइड्स उसकी छोड़ देंगे, बीच में से काट देंगे मतलब। फिर सेकंड, टू इंक्रीज द हीट एब्जॉर्प्शन इनसाइड द चैम्बर, और कुकिंग को जल्दी खाना बनाने के लिए आप ब्लैक पेपर लगा देंगे कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर पूरा का पूरा, ताकि हीट उसके अंदर ट्रैप रहे। फिर आप एक एल्यूमिनियम फॉयल लगाएंगे ऑन द लिड एंड द एजेस। पूरा जो आपका कार्डबोर्ड का लिड है जिसको आप बंद खोल करेंगे, उसके अंदर एल्यूमिनियम फॉयल लगाएंगे, वो रिफ्लेक्टर्स का काम करेगा कि वो सनलाइट अंदर लेकर आएगा। उसके बाद affix the aluminum foil on the interior of the lid and edges. By doing this, the sunlight will be reflected into the cooking chamber. उससे हीट जो है, जो सनलाइट आएगी वो कुकिंग चैम्बर के अंदर आएगी। अब आपने चैम्बर के अंदर ऑलरेडी ब्लैक पेपर लगाया है, तो उससे हीट वहाँ पे एब्जॉर्ब होकर रहेगी, बाहर नहीं जाएगी, और आपने एक प्लास्टिक फॉयल लगाया है जिससे कि हीट बाहर नहीं जा पाएगी। अब आपको जो भी खाना बनाना है आप उसके अंदर रख सकते हैं और उसे धूप में रख दीजिए। इंश्योर कि धूप तेज़ होनी चाहिए, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या है?
कवर द टॉप विद अ क्लियर प्लास्टिक फॉइल। टॉप के ऊपर आप प्लास्टिक फॉइल लगा दो ताकि सनलाइट आराम से आ जाए प्लास्टिक फॉइल के थ्रू। नाउ मेक दिस बॉक्स फॉर आउटडोर एक्टिविटी एज अ सनी मिड डे एंड प्लेस अ बाउल कंटेनिंग सम वाटर एंड राइस इन इट। हल्की फुल्की चीज़ें बनाओ कि तुम तड़के लगाने लग जाओ, ऐसा नहीं करना। Now ensure that the sunlight is properly entering the box. Leave the solar oven in the sun for about 2 hours. 2 घंटे के लिए छोड़ दो। यस, कुकिंग इसके अंदर बहुत स्लो होने वाली है। गैस पे हमारे चावल 10 से 15 मिनट में पक जाते हैं, लेकिन जब आप सोलर अवन यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आपको 2 घंटे के लिए उसको सनलाइट में छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको आपके राइस तैयार मिलेंगे। हो सकता है थोड़े से अंडर कुक भी रह जाए, बट द प्रोसीजर इज़ टू idea is to explain that solar energy can be used to cook food. Now carefully open the lid, take out the rice using spoon and check if they have cooked. Now list different methods of conservation of natural resources in your locality. अब आप मुझे अलग अलग मेथड्स बताइए कि आप किस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हो आपकी अपनी ही लोकेलिटी के अंदर। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए रेडी करके रखे हैं, लेकिन हाँ, आप भी अपना दिमाग ज़रूर लगाना। सो मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज़ फर्स्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हम इसके बारे में काफ़ी पढ़ चुके हैं। कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज़। सेकेंड हमारा आता है प्लांटेशन ड्राइव्स। आप अपने एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ प्लांट करो, ऐसे ऑर्गेनाइज करो ड्राइव्स कि लोगों को भी पता लगे। आपने कैंपेन चलाया है कि सब लोगों को इकट्ठा करके सब लोग अपने घरों में या आपकी लोकेलिटी के अंदर आके जगह जगह पे प्लांट्स लगाएं टू इंक्रीज द ग्रीन कवर। तीसरा, आप स्टार्ट करो सोलर एनर्जी यूज़ करना, मीन्स सन की एनर्जी। गैस वगैरह को कम इस्तेमाल करो, जैसे पानी गर्म करना है तो आपने सोलर हीटर बनाया, इस टाइप से। यूजिंग सोलर पैनल्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर हीटिंग। सन की एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो क्योंकि वो नॉन डिप्लीटेबल रिसोर्स है हमारा। नेक्स्ट मेथड है वेस्ट सेग्रीगेशन एंड रिसाइकलिंग। तो जो भी वेस्ट मटेरियल होता है हमारे घर का, उसको वेट वेस्ट को अलग रखो, ड्राई वेस्ट को अलग रखो, ताकि रिसाइकल करने में उन्हें प्रॉब्लम ना हो। सेपरेट कर दो बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को। ओके, देन प्रमोट पब्लिक ट्रांसपोर्ट। लोगों को प्रमोट करो, उन्हें कहो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। अगर सब अपने अपने व्हीकल से जाएंगे तो पॉल्यूशन बढ़ेगा, ऑयल ज़्यादा यूज़ होगा, है ना, सब चीज़ों की कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर सब लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, बसेस, ट्रेन्स, तो उससे हर चीज़ की बचत हो जाएगी। एनकरेज यूज़ ऑफ बस, बाईसाइकिल्स एंड कार पूलिंग टू सेव फ्यूल बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा अदरवाइज। नाउ बैन ऑन प्लास्टिक बैग्स। अभी मोदी जी ने भी स्टार्ट किया था कि प्लास्टिक बैग सब बैन हो जाने चाहिए, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। इनसे हमारे इन्वायरमेंट और हमारे जो पशु होते हैं, काउज वगैरह, उनको बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। इन्वायरमेंट में अगर इन्हें जलाओगे तो पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे, और वरना ये ऐसे ही सड़ पड़े रहेंगे, लेकिन ये इनका कुछ नहीं होने वाला। फिर वो फिशेस खाती हैं, काउस खाती हैं, उनका पेट खराब होता है। नेक्स्ट हमारा आया एनर्जी सेविंग प्रैक्टिसेस, मीन्स स्विच ऑफ द लाइट्स एंड फैंस। जब आप यूज़ नहीं कर रहे हो, यूज़ करो एलईडी बल्ब्स, क्योंकि उनसे सेव होती है इलेक्ट्रिसिटी। देन वाटर कंजर्वेशन, फिक्स करो लीकिंग टैप्स यूजिंग बकेट्स इंस्टेड ऑफ शावर्स। जब आप नहा रहे हैं तो शावर की जगह आप बकेट यूज़ करो, क्योंकि शावर में बहुत पानी गिर जाता है और हमें पता भी नहीं लगता। आपके घर में कोई टैप लीक कर रही है, कहीं से पानी गिर रहा है, तो आप उसको भी रोक दो। तो आई होप मैंने आपको ये चैप्टर अच्छे से समझा दिया है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके लिए मैं थीम लेकर आऊँगी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो इसका पार्ट 2 रहेगा। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, कोई इशू हो तो मुझे बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।